नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और मैं हूं अनुराग शाह। आज है 1 अक्टूबर। दुनिया भर के कई देशों में 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो सीनियर सिटीजन हैं उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर दुनिया भर के देशों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। भारत के अंदर भी जो पेंशन रेगुलेटर है PFRDA, वो आज के दिन को NPS दिवस के तौर पे मना रहा है। NPS दिवस के जरिए रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़ी जो अवेयरनेस है देश के अंदर क्रिएट करने के लिए वो PFRDA काम कर रहा है और आज पूरे दिन देश भर के अंदर जो NPS दिवस मनाकर और रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े जो मुद्दे हैं उनसे जुड़ी हुई अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। तो इसी सिलसिले में आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है PFRDA के चेयरमैन सुप्रीतम बंदोपाध्याय। सुप्रीतम बंदोपाध्याय जी, सबसे पहले मैं शुरुआत यही करना चाहूंगा कि आज ये NPS दिवस सेलिब्रेट करने के पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मकसद है? आप जानते हैं कि हम लोग इस साल जो है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इसमें हम लोग सोचे कि हम लोग भी क्यों ना इसमें ज्वाइन हो जाए PFRDA, और हम लोग इसको ज्वाइन करने का सबसे अच्छा तरीका समझा कि एक डे को ऐसा चूज़ करके उसको NPS दिवस करके मनाएं, ताकि इसके थ्रू पेंशन के ऊपर एक फोकस आ जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे यहाँ बहुत कम लोग जो हैं वो पेंशन के दायरे में हैं। लोगों के पास दूसरे सेविंग्स होते हैं, लेकिन जो चाहिए एक आदमी को उनके रिटायरमेंट के बाद उनका एक रेगुलर इनकम चाहिए होता है, और जो पेंशन छोड़ के एक एन्युटी छोड़ के कोई भी नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो इसीलिए इसको फोकस में लाने के लिए हम लोग ने सोचा कि एक पर्टिकुलर डे ऐसा ना हो, क्योंकि जिसमें हम लोग ये पेंशन दिवस मना सकते हैं और लोगों का फोकस उसमें आ जाए। भी हम देखें जो आम लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल है, उनके मन में जो है NPS में निवेश को लेकर कहीं ना कहीं भय है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क एसोसिएटेड है। तो वो जो डर है वो किस तरह से कम करने के लिए आप सोच रहे हैं और उसको किस तरह से एश्योरेंस दी जा सके आम लोगों को? तो इसके लिए हम लोग जो कर रहे हैं, एक तो है सब्सक्राइबर अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए बहुत सारे कुछ हम लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग रिसोर्स पर्सन जो है रिक्रूट करके उन लोगों को भेजेंगे डिफरेंट एरियाज़ में, लोगों को थोड़ा जागरूक करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए। तीसरा जो है, हमारे पेंशन फंड्स में बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाएंगे और उनको पैसा इक्विटी मार्केट में लगाना पड़े, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो देखा है इक्विटी को लेके लोगों के मन में थोड़ा डर होता है कि इक्विटी मार्केट बहुत उतर चढ़ाव हो रहा है, तो उसमें मेरा पैसा डूब ना जाए। तो इस हिसाब से वो अगर चूज़ करना चाहेंगे तो 100% उनका फ़ंड जो है हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि जिसके पीछे गवर्नमेंट का सॉवरेन गारंटी है, उस फंड में लगा सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि उसमें उनका रिटर्न उतना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी हमारे जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ़ंड लास्ट 12 साल में करीब 9.5% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो ये बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट है उससे भी बेहतर है। तो हम लोग ये सारे जो है एफ़र्ट्स ले रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं लोगों के मन में जो प्रश्न है सब उत्तर देना ओवरनाइट काम नहीं है। इसका कोशिश चलना चाहिए और हम लोग भी इसका कोशिश चला रहे हैं। यस सर। सर, हमारे दर्शकों के लिए ही आज NPS दिवस के मौके पर जिस तरह से आपने बताया कि कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है NPS में, और अगर हम हमारे दर्शकों को बता पाए कि बाकी सब जगह निवेश करने के मुकाबले NPS में निवेश करने की क्या क्या बेनिफिट्स हैं? कहीं भी निवेश करने के पहले लोग 2-3 चीज़ जरूर देखते हैं अनुराग जी। एक तो है उसका रिटर्न क्या है, दूसरा जो देखते हैं कि उसमें टैक्स बेनिफिट किस तरह का है, और तीसरा जो देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो उस ज़रूरतमंदों के लिए बीच बीच में हम फंड उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। अभी तीनों चीज़ जो है NPS में हैं।
एक जो है रिटर्न के बारे में आपने पूछा, लास्ट 12 साल का सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिटर्न हमने बताया आपको 9.53% के आसपास। यही 12 साल में अगर 2009 से हमारे फंड इन्वेस्टमेंट चालू हुआ तो इसमें जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड का रिटर्न जो है ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन इसमें थोड़ा क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट का गारंटी नहीं होता है। उसमें करीब करीब 10% का रिटर्न आया है। और जो इक्विटी है, हाँ इक्विटी ज़रूर ये रिस्की फंड है क्योंकि इसमें जो है उतार चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें लास्ट 12 साल में देखा जाए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जिसको CAGR हम लोग कहते हैं, ये करीब 13% से भी ज़्यादा है। मतलब सर ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आप दे रहे हैं, जो आपके सब्सक्राइबर हो उनको वक्त वक्त पे आप स्विचिंग की फैसिलिटी आप दे रहे हैं? हम स्विचिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। हर साल हम लोग 2 बार स्विचिंग की फैसिलिटी दे रखे हैं। लोगों के पास से कभी कभी डिमांड आता है इसको क्यों ना 3 या 4 बार किया जाए, वो ऑपरेशनल गाइडलाइन है, कभी भी हम लोग उसको ला सकते हैं कि हाँ 2 बार के जगह में सालों में हम लोग 4 बार जो है चेंज करने के लिए ये करेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। टैक्स बेनिफिट जो है NPS के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि एक थोड़ा सा पुश देने के लिए लोगों को, ताकि पेंशन के दायरे में लोग आ जाए। 50,000 का एक अलग सा टैक्स में छूट दिया गया जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं है। 80 CC-D-1B इनकम टैक्स के ये धारा के अंतर्गत 50,000 साल में आप एक्स्ट्रा छूट मिलेगा जो बाकी कहीं भी नहीं है। और थर्ड जो है, एक जो कमी थी हमारे यहाँ पहले, धीरे धीरे उसको भी हम लोग ने रिमूव किया। लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बीच में अगर हमको पैसा का ज़रूरत है तो पैसा कहाँ से मिलेगा। तो हम लोग 3 बार जो है ड्यूरिंग लाइफ टाइम आप लोग जो है अपना कंट्रीब्यूशन का 25% विथड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे कारण के लिए आप विथड्रॉ कर सकते हैं। एक है कि बच्चों का हायर एजुकेशन या किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें जैसे लास्ट ईयर में जैसे हम लोग कोविड का कहर देखा था, तो उस टाइम में हम लोग इमीडिएटली डिसीजन लिया कि इवन कोविड रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए भी आप लोग पैसा उठा सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को घर बनवाना है या अपना फ्लैट खरीदना है या मतलब घर में किसी का शादी है, बच्चों का शादी है, उसके लिए भी आप पैसा उठा सकते हैं। और 25% अपना कंट्रीब्यूशन का आप उठा सकते हैं। और ये पूरा लाइफ टाइम में, पेंशन के लाइफ टाइम में आप 3 बार उठा सकते हैं, ऐसा है। और रिटायरमेंट के टाइम में भी हम लोग जो हैं 60% जो आपका टोटल कॉर्पस है, उस कॉर्पस का 60% आप जो है टैक्स फ्री पूरा उठा सकते हैं, जो कोई भी पेंशन की स्कीम आज इंडिया में नहीं देती है। तो ये सारे अगर जो बेनिफिट्स हैं उसको आप एक साथ जोड़ ले तो मेरे हिसाब से तो लगता है NPS का जो बेनिफिट्स है उसका कंपैरिजन में कोई भी पेंशन स्कीम एटलीस्ट इस देश में तो नहीं है। सर, आप इतने सारे बेनिफिट बता रहे हैं लोगों को जुड़ने के लिए NPS के साथ, लेकिन आपको क्या लगता है कि NPS के जरिए हम पेंशनाइज सोसाइटी किस तरह से बना सकते हैं भारत के अंदर? क्योंकि अभी जो है आगे का दौर है, वहां पर रिटायरमेंट प्लानिंग, पेंशन का जो महत्व है काफी ज्यादा और बढ़ेगा। तो उसमें और किस तरह की भूमिका हो सकती है NPS की एक पेंशनाइज सोसाइटी बनाने में? हम लोग जो है कोशिश किए हैं, एफर्ट लिए हैं। उसमें एक है जो अगर आज क्या है, कोविड के दौरान हम लोग ने देखा था कि लॉकडाउन था, लोगों के मूवमेंट के ऊपर काफ़ी पाबंदी थी, लोग आना जाना करना मुश्किल हो गया था। तो उन लोग घर में बैठ के NPS अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए सारे ऑनलाइन चैनल्स हम लोग ने ओपन कर दिया ताकि उनको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम लोग ने ये भी किया है, पहले क्या था ऑनलाइन चैनल में आप खोलिए, उसके बाद आपको फिज़िकल कॉपी फॉर्म का आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो भी हम लोग बंद करा दिए। क्योंकि IT एक्ट में अभी है कि अगर आपके सारे कुछ सॉफ्ट कॉपी में आपने अपलोड कर दिया और सारे उसमें आपका सिग्नेचर, फ़ोटो सारे कुछ है, उसी को जो है लीगल एक्सेप्टेंस दिया जाएगा। तो हम लोग इवन फिज़िकल कॉपी भी लेना बंद कर दिया। और
सेकेंडली हम लोग ने क्या किया, ये सारे इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ हम लोग करीब 1 साल में करीब 20 मीटिंग किए हैं। और इसमें हमारे इंडस्ट्री बॉडीज़ जो है जैसे CII, FICCI, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अभी हाल में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। उन लोग उनके प्लेटफॉर्म देते हैं, उनके इंडस्ट्री पार्टनर्स को बुलाते हैं और उसमें हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। मीटिंग करके उनको बताते हैं इस बेनिफिट के लिए, ताकि उन लोग अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा मोटिवेट करें, थोड़ा बताएं पेंशन क्यों चाहिए, कैसे वो ज्वाइन कर सकता है NPS में, ये सारे कुछ बता सकते हैं। माना ये अभी तक जा रहा है कि मेट्रो सिटी तक ही NPS को जाना जा रहा है, जो हिंटरलैंड्स है, Tier 2 है, Tier 3 है, वहां तक अभी NPS पहुंच ही नहीं पाया है। इसके लिए हम लोग काफ़ी डिस्कशन किया और अभी हाल ही में हम लोग इंडिविजुअल्स मतलब कौन लोग हैं, ये हो सकते हैं इंश्योरेंस एजेंट हो, इंश्योरेंस एडवाइज़र हो, या चाहे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, इन लोग को भी हम लोग लाइसेंस देने के लिए हम लोग ने अपना रेगुलेशन बदल लिया। और हमारे सारे जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, यानी कि पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, आप जानते हैं, पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस को हमने बोल दिया कि भाई आप जो हैं इनको भी आपने इसमें शामिल कर सकते हैं, एज ए पार्ट ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन आप शामिल कर सकते हैं। और इसमें क्या हुआ ना, और जो होने वाला है वो है, जो हम लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री या म्यूचुअल फंड में भी देखा, धीरे धीरे इन लोग का भी जो है मेट्रो सिटी छोड़ के इन लोग जो है रूरल एरिया में भी जाके काफ़ी काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये बहुत ज़रूरी होता है। कोई कस्टमर हमारा कहीं बैठे हुए हैं, उनके पास कौन पहुंचेगा, शायद उनके पास ऑनलाइन जोड़ने का भी सुविधा नहीं है। तो इसके लिए जो ज़रूरत है कि इंडिविजुअल्स को इसमें इनकरेज किया जाए। इवन बैंक्स में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो BC है, उन लोग भी इसको कर पाएंगे बैंक के थ्रू, ऑफ कोर्स। अभी जो आपकी बातचीत है, हजारों जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट्स भी सुन रहे होंगे, तो उनके पास एक सुनहरा मौका है कि निकट भविष्य में जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं उसी तर्ज पे वो NPS के प्रोडक्ट भी बेच पाएंगे। ये आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं उन हजारों एजेंट्स के लिए? हाँ, ज़रूर। उनको सिर्फ आके उनको कोई भी एक हमारे रजिस्टर्ड जो है POP पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, उनके पास आना पड़ेगा और उनके साथ जोड़ना पड़ेगा। और उनके थ्रू, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो हमारे पेंशन फंड मैनेजर हो, इनके साथ जोड़ के वो जो है हमारे पास नया NPS का कस्टमर को ला सकते हैं और उनके लिए उनको कमीशन मिलता रहेगा। क्योंकि इंश्योरेंस जैसे है या म्यूचुअल फंड जैसे है, ये सिर्फ वन टाइम पेमेंट नहीं है, ये एक रिकरिंग पेमेंट सिस्टम है, जिसमें एक बार आप NPS के साथ जोड़ गए तो हर साल आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन हर साल तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट उनको करना ही पड़ेगा। जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे उसके ऊपर भी उस एजेंट को, चाहे उस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, अपना कमीशन मिलता रहेगा। किस तरह के प्रयास जो है वो NPS की रीच को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं? तो क्या मानना है आपका एज ए रेगुलेटर कि कुछ पॉलिसी चेंजेस भी करने की जरूरत है, जिससे एक बड़े जो वर्किंग सिटीजन है उनको पेंशन के साथ जोड़ा जा सके? किसी तरह के पॉलिसी चेंजेस की भी दरकार है? हाँ, पॉलिसी डिसीजंस कुछ जो चेंज करना है, हम लोग उसको बोर्ड लेवल में ले जाके चेंज करना है। जैसे मैंने बोला कि POP रेगुलेशन में पहले ये नहीं था कि इंडिविजुअल को आप ले सकते हैं। पहले क्या था, सिर्फ इंस्टीट्यूशन को ही आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे ये एक पॉलिसी चेंज था, पॉलिसी चेंज करके हम लोग इंडिविजुअल को भी अभी इस सिस्टम के एक हिस्सा बना रहे हैं। तो सिमिलरली हम लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत पॉलिसी चेंज का ज़रूरत होगा, जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कॉरपोरेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉरपोरेट्स के तरफ से भी कभी कभी कुछ रिक्वेस्ट होता है, वो रिक्वेस्ट भी हम लोग जो है चेंज करके हम लोग अपने रेगुलेशन में लाते हैं, अपने ऑपरेशनल गाइडलाइन में लाते हैं, ताकि इन लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग चर्चा करके देखते हैं कि नहीं इधर कुछ फ़ायदा है, तो ज़रूर हम लोग लाते हैं।
एक जो है लेटेस्ट जो हम लोग ने चेंज किया, जैसे हमारे एंट्री एज 18 से 65 साल तक था। अभी हाँ, हम लोग ने इसको 5 साल बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि अभी लोगों का लॉन्जिविटी बहुत बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रह रहे हैं। तो इसीलिए अगर उस एज में भी 65 के बाद भी किसी के पास पैसा है, उनके पास इन्वेस्ट करने का इच्छा है, तो हम क्यों उनको मना करें। तो हम लोग इसको 65 से 70 साल कर दिया। और आप रियली हैरान हो जाएंगे, 15 दिन के अंदर करीब करीब इस एज ग्रुप में, मतलब 66 से 70 के बीच में 400 एप्लीकेशन हम लोग के पास आ गया। यस सर। सर, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आप ला रहे हैं, 70 साल तक की उम्र तक आपके साथ जुड़ सकते हैं, और अभी जो आपका ये इंटरव्यू है आज एनपीएस दिवस के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सुन रहे हैं, तो जो छोटे शहरों से हैं या जो गांवों में ये इंटरव्यू को सुन रहे हैं और जो उतना टेक सेवी नहीं है, जो टेक्नोलॉजी को इतना नहीं जानते, और अभी उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इतने सारे बेनिफिट है तो इसमें निवेश किया जाए, तो उनके लिए सबसे सरल तरीका क्या है? उनके लिए सबसे सरल तरीका होगा, अब देखिए, एक जो है बैंकों का जो है शाखा गांव गांव में है, सारे जगह है। एक तो है बैंकों के ज़रिए वो जाके खोल सकते हैं अगर वो टैक्स सेवी नहीं है, और उसके बाद जब इंडिविजुअल एजेंट लोग काम करेंगे तो हो सकता है कि उनके घर में ही कोई पहुंच जाए और उनको बताए कि भाई आप एनपीएस का खाता खोलिए। तो ये दो चीज़ तो उनके पास उपलब्ध हैं, लेकिन सिर्फ जो उनको सोचना चाहिए, यंग एज में लोग बुढ़ापे के बारे में सोचते नहीं हैं। ये एक सच है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अभी तो 30 साल बाकी है, उसके बाद देखा जाएगा और धीरे धीरे बनाऊंगा। लेकिन अगर आप 60 साल में अपना कोई पेंशन का पूंजी बनाना चाहते हैं तो आपको 25 साल से ही चालू करना पड़ेगा या 26 साल से चालू करना पड़ेगा, तब जाके है जो आपका वो पेंशन का पूंजी ठीक तरह से बन पाएगा। तो ये कितनी अलग है अटल पेंशन स्कीम, और लोगों को इससे जुड़ने में और क्या क्या फायदे हैं, अगर आप हमको संक्षिप्त में बता पाएं? अटल पेंशन का से सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि ये गारंटीड पेंशन है। अभी मैं मानता हूँ कि हमारे देश में तो नहीं, शायद कहीं भी किसी भी देश में कि एक आप फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन दीजिए और गारंटीड पेंशन ले जाइए, इस तरह का कोई भी पेंशन स्कीम नहीं चल रहा है। और गारंटी हम लोग क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, इसलिए हम लोग दे पा रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सपोर्ट दिया और बोला कि जब भी लोग रिटायर करेंगे, 60 ईयर्स हो जाएगा उनका एज, उसके बाद जो जिस हिसाब से अपना पेंशन चुनेंगे उस हिसाब से उनको पेंशन मिलेगा। और ये है 1000 से 5000 रुपया तक महीना आप पेंशन ले सकते हैं। अगर 1000 लेंगे तो उस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन होगा और आपके एज के हिसाब से कंट्रीब्यूशन होगा। और वो फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन है, वो मतलब आपको 60 साल तक देना पड़ेगा और 60 साल के बाद जो है उसका पेंशन आपको मिलेगा। और सिर्फ पेंशन ही नहीं, ये पेंशन के पीछे आप जो कंट्रीब्यूशन देंगे उसके ऊपर हमारे पेंशन फंड मैनेजर उसको निवेश करेंगे। निवेश के बाद जो रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न के साथ जो एक पूंजी उसमें रहेगा, जिस पूंजी के थ्रू आपको ये 1000 से 5000 तक पेंशन मिलेगा, वो पूंजी भी आपका ही है। और उसके बाद जब पेंशनर का डेथ हो जाता है, इक्विवेलेंट अमाउंट, सेम अमाउंट ऑफ पेंशन जो है उनके स्पाउस को मिलता है। और स्पाउस के डेथ हो जाने के बाद ये पूरा जो है पूंजी उनके जो लीगल हेयर है या नॉमिनी है उनको लौटाया जाता है। तो इसमें तीन फ़ायदा है। एक तो है जब वो जिंदा रहेंगे 60 साल के बाद उनको पेंशन मिलेगा, उनके डेथ के बाद उनके स्पाउस को पेंशन मिलेगा, और थर्ड जो है दोनों का डेथ हो जाने के बाद उनके नॉमिनी को या लीगल हेयर को पूरा कॉर्पस लौट के जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस तरह का पेंशन स्कीम तो कहीं नहीं चल रहा है। और जहाँ गारंटी है, आप जानते हैं कि अगर आपने 5000 का पेंशन स्कीम चुने हैं और उसके लिए आप कंट्रीब्यूट किए हैं 60 साल तक, आपको 5000 ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आखिर में आपसे एनपीएस दिवस के मौके पर जो आपके सब्सक्राइबर हैं और जो दर्शक आपको अभी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा कि रिटायरमेंट और पेंशन की प्लानिंग भारत में अर्ली एज से करना कितना जरूरी है? तो एक क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे आज आप एनपीएस दिवस के मौके पर?
मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, पेंशन ये नहीं कि ये सिर्फ जो हैं बहुत पैसा वाले उनके लिए है या जो सर्विस में है उनके लिए है। ये सब लोगों के लिए हैं, क्योंकि हमारे वर्किंग लाइफ, चाहे मैं सर्विस में नहीं भी हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन वर्किंग लाइफ एक ना एक दिन लोगों को ख़त्म होता ही है। तो उसके लिए आज से ही हम लोग को तैयार होना पड़ेगा। और पेंशन आपके पास जो हमारे एनपीएस या एपीवाई का प्रयास है, ये है वी आर कैरिंग ए मैसेज ऑफ होप, क्योंकि लोग बहुत दिन तक जिंदा रहेंगे। आप उस के दौरान आप जो हैं आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और आपने रिटायर्ड लाइफ जो है ये एंजॉय करते रहिए, यही हमारा मैसेज रहेगा। लेकिन उसके लिए आज से ही उसका प्रावधान करके रखिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद अनुराग जी, धन्यवाद। तो एनपीएस दिवस के मौके पर हमारे साथ जुड़े थे पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रीतम बंदोपाध्याय, जिन्होंने बताया कि एनपीएस से जुड़ने के, रिटर्न से जुड़े क्या फायदे हैं, टैक्स बेनिफिट से जुड़े क्या फायदे हैं और क्यों अर्ली एज में रिटायरमेंट और पेंशन की प्लानिंग करनी चाहिए। तो हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।